एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कई बार आपसे पूछा जाता है। अब आपको वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को अच्छे समझना है कि होता क्या है। बच्चे सारे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। इसके लिए क्लास आपको मैं एक टेबल लेता हूँ और टेबल बुक से लेते हैं। ये है मान चलो एक्स गुड्स है, 2 गुड्स लेते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। एक्स गुड्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 वाट एवर यू कैन राइट, ठीक है। वाई गुड्स लेते हैं, ठीक है। वाई गुड्स हमारे पास क्लास है 12 8 5 3 2, 12 8 5 3 2, ठीक है। अच्छा, बस इतना लेते क्लास, 6 नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है, आपको मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये 2 गुड्स है। आपको थोड़ी देर पहले बताए, आपको क्या बताया मैंने, कि आपको ये बताया मैंने कि ये जो गुड्स है गिवन है, यानी कि 2 गुड्स गिवन है, क्वांटिटी एक्स एंड क्वांटिटी वाई गिवन है। दोनों से एक यूटिलिटी मिल रही है, दोनों से एक यूटिलिटी मिल रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो यूटिलिटी फंक्शन है गिवन है, फंक्शन है एक्स और वाई पे गिवन है, इसको समझते रहना। यानी कि अगर वो एक्स की 1 क्वांटिटी कंज्यूम करता है तो वाई की 12 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ क्लास, ध्यान समझना, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की 1 क्वांटिटी वाई की 12 क्वांटिटी के साथ कॉम्बिनेशन है, ओके। एक्स की 2 क्वांटिटी वाई के साथ 8 कॉम्बिनेशन है, एक्स की 5 क्वांटिटी वाई की और एक्स की 3 क्वांटिटी, और इसकी वाई की 3 क्वांटिटी, एक्स की 4 क्वांटिटी, और इसकी 2 क्वांटिटी वाई की, एक्स की 5 क्वांटिटी, ठीक है। एज्यूम करना है, चीज़ें बताना है, और यहाँ पर हमने ये गुड्स एक्स गुड्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना क्लास, कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, ये डी है और ई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया क्लास, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए। समझने वाली बात ये है, अब थोड़ा सा डेप्थ में आइए, क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसका मतलब अगर हम इन पॉइंटों को मिला दें क्लास, इन पॉइंटों को अभी कैसे हम बॉडी जैसे मर्जी मिलाना हो आप मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व बन गया। इंडिफरेंस कर्व इसलिए बन गया कि चाहे वो कस्टमर एक कंज्यूमर एक पॉइंट पर कंज्यूम करेगा तो 12 और 1 का कॉम्बिनेशन है, बी भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, सी मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन उसको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब कि सारा पैसा इन दोनों पर खर्चा हो जा रहा है तो सेटिस्फेक्शन बिल भी सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, MRS होता क्या है, मार्जिनल रेट एक्स वाई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है MRS YX। हमने 2 चीज लिखा क्लास, YX लिखा है और XY लिखा है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। MRS X का Y के प्रति, यानी कि X की 1 क्वांटिटी और लेने के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, मतलब X की 1 क्वांटिटी और अचीवमेंट करने के लिए Y की कितनी क्वांटिटी को वो गिव अप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि X की 1 क्वांटिटी लेने के लिए Y की कितनी क्वांटिटी को छोड़ रहा है, 4 क्वांटिटी को छोड़ रहा है। यानी कि क्या करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X,
x की एक क्वांटिटी के लिए y कितनी क्वांटिटी छोड़ रहा है क्लास? 4। कितना हो गया? तो ये हमारा कितना आया? MRS XY कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। क्लियर हुआ? यानी कि ये कितना है? ये 4 है और 1 का रेस, 1 को लेने के लिए इसने 4 को छोड़ा, तो यानी कि ये डेल्टा क्या आया? डेल्टा वाई क्या आया? 4, यानी कि 4 को छोड़ रहा है। ठीक है, 4 क्वांटिटी रिड्यूस करने के बाद 1 क्वांटिटी को बढ़ाएगा वो। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्लोप है ये क्लास ये मिल गया। क्या मिल गया? ये क्लास क्या मिल गया? ये स्लोप है इसकी। ये हमारा क्या है? अगर इसको डी मान लो, ABCD, या इसको T मान लो, तो इसकी स्लोप क्या है? इसको लेने के लिए, यानी कि एक क्वांटिटी अचीवमेंट करने के लिए वो कितनी क्वांटिटी गिव अप कर रहा है? 4 क्वांटिटी गिव अप कर रहा है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि एक क्वांटिटी लेने के लिए उसने 4 क्वांटिटी को गिव अप कर रहा है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे? x और y है ना, ये x और y है, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब लोग सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को लिखा आपने, x अपॉन y क्यों नहीं लिखा? तो आप सुना गिव अप अपॉन गेन, रट लीजिए, गिव अप अपॉन गेन। क्या लिखेंगे? गिव अप अपॉन गेन। जो भी लेते हैं MRTS, ये सुना आपने पढ़ा होगा, MRT मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं लिखा है MRT XY पढ़ा आपने होगा कि एक इकाई यूनिट के जो गिव अप अपॉन गेन फार्मूला था, गिव अप अपॉन गेन, तो रट लेना क्या? गिव अप अपॉन गेन। अगर इसको उल्टा कर दीजिए, अगर हमें x की एक क्वांटिटी छोड़ देते हैं तो y की कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 4 क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? y के लिए x के लिए y की हमने क्या किया? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसके लिए है? x की y के लिए है। x को लेने के लिए y को छोड़ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। और y फॉर x का मतलब होता है कि y को लेने के लिए x को छोड़ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y बच्चा 1/4, यानी कि कैसे करेंगे? समझने बेटा जी? कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, भाई पॉइंट रहा हूँ, पॉइंट 4 दूनी 8, 5 4 5 20, 0.24। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भैया इस पॉइंट पर MRS निकालिए, तो क्या करते हैं आप? कई बार कोई 0.24 कर देता, कोई 4 कर देता। तो भैया 4 नहीं करना है, 0.25 नहीं करना है, डिपेंड करता है कि ये कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। गिव अप ऑन गेन किसकी बात कर रहा है? गिव अप की बात कर रहा है ये। इसको गेन करने के लिए कि इसको गेन करना तो इसको गिव अप कर दोगे, और इसको गिव अप करना है तो इसको गेन कर देंगे। बात समझना, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात समझे? अब आते हैं मेन बात पे। तो क्लास देखो, ऐसे सबका निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे? ऐसे ही सबका हम निकालेंगे, 3 का 4 का 5 का। तो ऐसे सबका निकालेंगे तो क्या निकलेगा क्लास? कोई बता सकता है? 4 3 2 1 निकलेगा, 4 निकलेगा इसका, फिर 3 निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा। समझ ना? तो ये MRS निकलती, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर नहीं निकलेगा। इसके बीच में जाएंगे क्लास, आप इसके बीच में जाएंगे। ठीक है, इसके तो ऊपर है नहीं कुछ। ठीक है, तो ये 12 का 12 रहेगा। समझे ना? तो 4 3 2 1 निकला, इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1। तो देखो MRS डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। जैसे जैसे y इंडिफरेंस कर्व, कहीं भी बोल रहे थे y इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, y इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि y इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो क्या बोलेंगे? बोलेगा बिकॉज MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी डिक्रीजिंग। वाई डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग क्यों होता है? इसके पीछे रीजन बताओ। तो आपको बता चुका हूँ कि जो गुड़सी जैसे देखो, जैसे x बढ़ता जा रहा है, जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी x क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और जो चीज़ कम होता जा रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी y क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसीलिए
अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, और इसको घटाएंगे तो ये घट जाए, ये बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी। दैट्स वाई हर एक पॉइंट पर क्या होती है, सेटिस्फेक्शन सेम रहती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, मैं कितनी बार इस चीज़ को रिपीट किया हूँ। क्यों बच्चा लोग, ठीक है। अच्छा, तो याद रखो दो चीज़ तो आपको समझ आ गया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं भैया। उम्मीद करूँ आगे समझ, नीचे से ऊपर को जाना है, ऊपर से नीचे को आना है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका है कि अगर आपको टेबल दे दी जाती है, ऐसा कुछ है, टेबल गिवन है, सब कुछ है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप समझ लेना एमआरएस कैसे निकालते हैं। हालांकि आपको डेफ में बाद में बताऊंगा जब खुद न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे तो, लेकिन आप इतना समझते रहिएगा। अब यहीं से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास आगे में, बहुत ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं इन डिफरेंस कर्व में, वो पढ़ेंगे हम कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है या स्ट्रेट लाइन होता है, क्यों होता है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें बनेगा एमआरएस में, एमआरएस तो निकालना आ गया आपको, ये भी देख लिया कैसे निकालेंगे। एमआरएस की स्लोप क्या होती है, हमेशा जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, देखो कम होता जाएगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर हुआ। एक इसमें रह रहा है सारे क्वेश्चन, इसमें एक दो क्वेश्चंस और मुझे याद आ रहे हैं। यस क्लास देखो, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस कांस्टेंट रहेगा, एमआरएस कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो कैसा रहेगा। अगर हर एक पॉइंट पर एक ही रहे, हर एक पॉइंट पर सेम रहे, ठीक है, कांस्टेंट रहे, तो उस केस में एमआरएस कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, आगे पढ़ाएंगे आपको। और अगर स्ट्रेट लाइन तब बनेगा जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, तो एक्स की जगह पे वाई को, यानी कि एक छोड़ा आपने, 12 है 13, 12 के बाद 11 आता है, तो एक छोड़ेंगे तो एक मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक के बदले एक के बदले एक छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट रहेगा। एमआरएस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर जीरो रहेगा एमआरएस तो बताऊंगा एल शेप बनेगा, बताऊंगा आपको किससे से। एमआरएस अगर जीरो है, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन जीरो है, तो फिर उस केस में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है एल शेप बनेगा। इतना समझ आ गया, ओके। और चीज़ें बेटा जिसमें पढ़ने हैं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि इक्विलिब्रियम आप पढ़ाने के बाद बताऊंगा आपको ये बताना बेटा जी, ध्यान समझना, कई बार ये पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हम लिखते हैं एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एक्स है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो इसको हम डेल्टा वाई बराबर करते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं क्लास, बजट लाइन का स्लोप सुना होगा, बजट लाइन स्लोप। बजट लाइन का स्लोप होता है माइनस पी एक्स अपन पी वाई, आगे बताएंगे, छोड़ दीजिए। तो बेसिकली हमें कहना चाहते हैं कि ये जो चेंज है ना, इसको हम आगे मार्जिनल यूटिलिटी वाई और मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के साथ भी रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जितना हम चेंज कर रहे हैं यूटिलिटी के साथ भी रख सकते हैं। इसको मैं आपको बताना ही चाहता था, बेसिकली बताना ही चाहता था कि एमआरएस डेल्टा वाई रखते हैं, तो इसको स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो हमेशा जो एम आर एस एक्स वाई होता है वो प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई के इक्वल होता है, यानी कि ये बजट लाइन का स्लोप है, एम आर एस जो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दिखाता है। तो अंत फाइनली क्या करते हैं कि जहाँ दोनों इक्वल हो जाता है, बजट लाइन काटती है, जहाँ बजट लाइन काटती है और इंडिफरेंस काटता है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कहने का मतलब था कि बराबर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई भी हो जाता है, यानी कि दोनों यूटिलिटी का स्लोप। और आपको पता है कि पिछले क्लास में कि जो प्राइस एक्स है इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स होता है, और प्राइस वाई है इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई होता है। तो आप इसको पढ़ के भी आए थे पिछली क्लासों में, कार्डिनल में, सॉरी हाँ।
तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि जो उसके प्राइस होता है उसकी यूटिलिटी के बराबर होगा, तो वहाँ पर बजट लाइन काटते इक्विलिब्रियम होगा। अभी हम आपको इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो भैया आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।